आप लोगों ने देखा कि जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। तो इस सम्मेलन से और G20 से जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। अगर हम लोग G20 की स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी और 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? USA में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और आप देखेंगे कि 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और देखिए 18वां भारत में हुआ है। अब जो 19वां 2024 में होगा वो ब्राजील में होगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। पहले आप देखते हैं कि इसमें 20 सदस्य थे, इस बार एक और जुड़ गया, तो 20 सदस्यों में 21 हो गए हम, याद रखिएगा। 21 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी समूह जुड़ गया है। जो अफ्रीकी संघ है ना, वो जुड़ गया है। और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से ये मेंबर याद रखिएगा जरूर। और जिस संगठन में भारत सदस्य है उसके बारे में जरूर याद रखना है। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग अपने एग्जाम के कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर उठा के देख लिया करिएगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो नई दिल्ली में भारत में आप देखेंगे कि 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां नंबर का है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 18वां, याद रखिएगा। यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने G20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। आपसे ये पूछ लेगा, क्या भारत ने इससे पहले भी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? बिल्कुल नहीं की थी, ये पहली बार है। और इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है, अर्थ क्या होता है? विश्व एक परिवार। G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक जैव ईंधन का गठबंधन शुरू करने जैसे विविध मुद्दों, वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मत सहमति बनी है। ऐसा माना जा रहा था कि आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वहां आप देखते हैं कि रूस अमेरिका के बीच एक तरह से खटाव है और चाइना अमेरिका के बीच, चाइना भारत के बीच, तो सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन आप देखिए भारत की कोशिश रही है और उसे भारत ने सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। अगर हम लोग इसके निष्कर्ष की बात करें तो अफ्रीकी संघ की स्वीकृति, अब 21 हो गए। पहले G20 थे, G20 थे, अब 21 हो गए। इस मंच में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 देशों ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये भी भारत की उपलब्धि रही है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने का प्रभाव, तो G20 में AU की सदस्यता वैश्विक व्यापार, वित्त और निवेश को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करती है तथा G20 के भीतर ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने में अहम भूमिका अदा करेगी। और इससे G20 के भीतर अफ्रीकी संघ के हितों और दृष्टिकोणों पर विचार करना और उन पर ध्यान देना संभव हो सकेगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, तो आप देखिए यह भारत के नेतृत्व में एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, उद्योगों का गठबंधन सुनिश्चित करना है। इस पहल का लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करना तथा रोजगार सृजन व आर्थिक विकास में योगदान देना है। यह भारत की मौजूदा PM जीवन योजना, सतत और आप देखिए गोबर योजना जैसे जैव ईंधन कार्यक्रमों की गति देने में भी मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार शुद्ध शून्य लक्ष्य के परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक जैव ईंधन क्षमता में 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी। गठन और संस्थापक, तो आप देखिए इस गठबंधन की शुरुआत 9 आरंभिक सदस्यों देशों भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई थी। और GBA के सदस्य देश जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता भी हैं। एथेनॉल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 52%, ब्राजील द्वारा 30%, भारत द्वारा 3% के साथ लगभग 85% के योगदान के साथ ही
इन्हीं देशों में इसकी लगभग 81% खपत होती है। और इसमें शामिल होने के लिए 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पहले ही सहमति व्यक्त कर चुके हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का समर्थन करने वाले देश जिन्हें G20 में आमंत्रित किया गया, उसमें आप देखिए बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिलेंगे। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गैर समर्थक देश आइसलैंड हो गया, केन्या, गुआना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में देखें तो विश्व बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, संयुक्त राष्ट्र सभी के लिए ऊर्जा, यूनिडो, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और आप देखिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMIC, इसमें आप देखिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की स्थापना के लिए भारत, अमेरिकी, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और IMEC वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। और आप देखते हैं कि PGII आप देखो को सबसे पहले जून 2021 में ब्रिटेन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था इसमें। और इसका लक्ष्य सार्वजनिक, निजी और निवेश के संयोजन के माध्यम से विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। और IMEC भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य रेलवे और समुद्री मार्गों सहित परिवहन गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। यह एक वैकल्पिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क प्रदान करता है। और वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप, तो विश्व बैंक द्वारा तैयार वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप ने केंद्र सरकार के तहत पिछले एक दशक में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तनकारी प्रभाव की सराहना की है। यह दस्तावेज निम्नलिखित पहलों पर बल देता है जिन्होंने अब देखिए DPI परिदृश्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस तरह की देखिए विश्व बैंक हो, IMF हो, इनके बारे में सबके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास नोट्स बना के रख लीजिएगा। इन संगठनों से क्वेश्चंस बता रहा हूं ना कि पूछे जाते हैं हर साल। वित्तीय समावेशन में आप देखिए भारत की DPI दृष्टिकोण ने केवल 6 वर्षों में 47 वर्षों की वित्तीय समावेशन प्रगति हासिल की है। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रेनिटी की सहायता से वित्तीय समावेशन दर को 2008 में 25% से बढ़ाकर 6 वर्षों के भीतर 80% से अधिक किया गया। विभिन्न विनियामक ढांचे, राष्ट्रीय नीतियां और आधार आधारित सत्यापन में DPI की स्थापना में अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आप देखते हैं कि 2014 में आया था ना, PMJDY खातों की संख्या 147.2 मिलियन वर्ष 2015 से 3 गुना बढ़कर 462 मिलियन जून 2022 में हो गई है। और इनमें से 56% खाता धारक महिलाएं, इनकी संख्या 260 मिलियन से अधिक है। और अप्रैल 2023 तक 12 मिलियन से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करते हुए PMJDY ने कम आय वाली महिलाओं की बचत को भी बढ़ावा दिया है। सरकार से व्यक्ति भुगतान यानी कि G2P, भारत की डिजिटल G2P आर्किटेक्चर ने 53 मंत्रालयों के 312 योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतरण की सुविधा प्रदान की है। और इसके माध्यम से मार्च 2022 तक 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल बचत की गई है। और जो आप देखिए GDP के 1.14% के बराबर है। और आप देखिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि, तो मई 2023 में आप देखिए 9.41 बिलियन से अधिक UPI लेनदेन हुए और जिनकी कीमत आप देखिए 14.89 ट्रिलियन रुपए थी। और वित्त वर्ष 2022-23 में UPI लेनदेन भारत की नॉमिनल GDP के 50% के करीब पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की दक्षता देखें तो DPI ने जटिलता, लागत और समय को कम करते हुए निजी संगठनों के संचालन को सुव्यवस्थित किया है। और कुछ NBFC ने 8% अधिक SME ऋण रूपांतरण दर, मूल्यह्रास लागत में 65% बचत और धोखाधड़ी का पता लगाने में 66% लागत की कमी हासिल की है। और DPI उपयोग के साथ भारत में बैंकों की ग्राहक ऑन बोर्डिंग लागत 23 अमेरिकी डॉलर से घटकर आप देखिए 0.1 अमेरिकी डॉलर हो गई इसमें।
और केवाईसी की अनुपालन लागत में कमी, तो अनुपालन लागत को 0.12 अमेरिकी डॉलर से घटाकर 0.06 अमेरिकी डॉलर किए जाने से कम आय वाले ग्राहक अधिक आकर्षित हुए हैं। सीमा पार भुगतान, तो यूपीआई पे नाउ लिंकेज के कारण सिंगापुर के साथ सीमा पार से त्वरित और सस्ते भुगतान सुनिश्चित हुए हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, 13.46 मिलियन सहमति के साथ डेटा साझा करने के लिए 1.13 बिलियन खातों को सक्षम किया गया है। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डीईपीए, यह व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान करता है, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है एक तरह से। अगर हम लोग G20 शिखर सम्मेलन की अन्य कुछ विशेषताएं देखें तो वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना। G20 देशों ने वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की दिशा में काम करने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक आकलन के अनुसार यदि लक्ष्य को पूरा किया जाता है तो जो 2030 तक 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाया जा सकता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप भी है। यह जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह घोषणा स्वीकार करती है कि वर्तमान जलवायु कार्रवाई अपर्याप्त है और पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खरबों डॉलर की वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता पर प्रकाश भी डालती है। और आप देखिए कि निर्दिष्ट पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने से वर्ष 2023 और वर्ष 2030 के बीच लगभग 7 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से बचा जा सकता है। और आप देखेंगे कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रतिबद्धता, तो G20 के नेतृत्वकर्ता खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित बढ़ती कमोडिटी कीमतों जो जीवन यापन के दबाव में योगदान करते हैं का समाधान करने के महत्व को समझते हैं। वैश्विक चुनौतियां कमजोर समूह विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, इसके लिए उनका लक्ष्य भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन भी करना है। G20 घोषणा पत्र में मानवीय पीड़ा, यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। G20 देशों ने ब्लैक सी ग्रेन पहल के समयबद्ध और पूर्ण क्रियान्वयन का आह्वान भी किया है। G20 की अध्यक्षता के दौरान कृषि कार्य समूह ने 2 पहलुओं पर ऐतिहासिक सहमति प्राप्त की, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर दक्कन G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत और महर्षि नामक कदम ने पहले भी की बात की है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत के तहत आप देखिए 7 सिद्धांतों के अंतर्गत मानवीय सहायता, खाद्य उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, कृषि खाद्य प्रणालियों की समावेशिता, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण तथा कृषि में जिम्मेदार सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ाना शामिल है। महर्षि कंतन और आप देखिए अन्य प्राचीन अनाज पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023 और उसके बाद आप देखिए वर्षों के दौरान अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना तथा कदत्र एवं अन्य प्राचीन अनाज के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना है। और G20 कृषि, खाद्य और उर्वरक में पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने, बाजार की विक्टियों को कम करने और WTO नियमों के साथ तालमेल बिठाने की प्रतिबद्धता भी की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, WTO, ठीक है। G20 देशों ने पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए कृषि तथ्य सूचना प्रणाली और पृथ्वी अवलोकन वैश्विक कृषि निगरानी समूह को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत वनस्पति तेलों को शामिल करने के लिए AMIS यानी कि आप देखते हैं कि कृषि तथ्य सूचना प्रणाली का विस्तार करना और खाद्य कीमतों में अस्थिरता से बचने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के साथ सहयोग बढ़ाना इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए AMIS खाद्य बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा के लिए नीति प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु एक अंतर एजेंसी मंच है। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे 2007-8 और 2010 में वैश्विक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के बाद G20 के कृषि मंत्रियों द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी। और आप देखिए कि GLAM और जियोग्लैम पूरे विश्व में समय पर कृषि संबंधी सूचना प्रदान करके बाजार पारदर्शिता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है एक तरह से। और आप देखेंगे इसमें 2011 में फ्रांसीसी G20 अध्यक्षता के दौरान 20 कृषि मंत्रियों ने जियोग्लैम नीति अधिदेश का समर्थन भी किया था। अब आप देखिए छोटे हथियारों और आतंकियों के
सुरक्षित ठिकाने की इसमें बात हुई है। 2023 की नई दिल्ली घोषणा पिछले G20 घोषणाओं में विशेष रूप से वर्ष 2015 के तुर्की घोषणा पर आधारित है, जिसमें आप देखिए आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई थी। 2022 की G20 बाली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा, जो मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण और वित्तीय कार्यवाही कार्बल यानी कि FATF को मजबूत करने पर केंद्रित थी, के विपरीत नई दिल्ली घोषणा में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न चिंताएं भी शामिल की गई हैं। और नई दिल्ली घोषणा में आप देखिए G20 देशों ने स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा भी की है। यह घोषणा पत्र वैश्विक परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति नेटवर्क को बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों से धन की रिकवरी के लिए FATF के प्रयासों का समर्थन भी करता है। और आप देखिए कि स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधान, G20 नई दिल्ली नेतृत्वकर्ताओं की घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल पर काफी बल दिया गया है। एक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को तो प्राथमिकता दी गई है। यह अधिक लचीला, न्यायसंगत, सतत और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रयास से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीय भूमिका होगी। इसके बारे में याद रखिए 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। इसका लक्ष्य आगामी 2 से 3 वर्षों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्बल और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को महामारी से पहले के स्तर से बेहतर स्तर तक बढ़ाना है। और तपेदिक और आप देखिए एड्स जैसी मौजूदा महामारियों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त G20 विस्तारित कोविड पर शोध के महत्व को रेखांकित करता है। और भारत G20 अध्यक्षता ने आप देखिए आधुनिक चिकित्सा के साथ साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण पर भी जोर दिया है। और इसमें वर्ल्ड वन हेल्थ दृष्टिकोण, जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक ही तंत्र के अंदर पशुओं, पादपों और मनुष्यों में बीमारियों को ट्रैक करता है, अपनाने पर जोर दिया गया है। वित्त ट्रैक समझौते, तो भारत की G20 की अध्यक्षता में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति और नियामक ढांचे की नींव रखी गई है। और इसमें आप देखिए क्रिप्टो परिसंपत्ति विनियमन हेतु वैश्विक सहमति पर जोर दिया गया है। G20 देशों ने विश्व स्तर पर उच्च विकासात्मक मांगों को पूरा करने के लिए अधिक मजबूत और प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। और वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की इंडिया स्टैक मॉडल को एक आशाजनक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया है। और G20 देशों की नई दिल्ली घोषणा क्रिप्टो परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विकास से जुड़े जोखिमों की निगरानी पर जोर देती है। भारत मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता, ये भारत और ब्राजील ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत मर्कोसुर PTA के विस्तार हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई है। मर्कोसुर लैटिन अमेरिका में एक व्यापक समूह है जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे शामिल है। भारत मर्कोसुर PTA 1 जून 2009 को प्रभाव में आया था और जिसका उद्देश्य उन चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म करना जिन पर भारत और मर्कोसुर ब्लॉक के बीच सहमति बनी थी। जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धता, तो इस घोषणा पत्र में जलवायु वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया जिसमें $बिलियन से $ट्रिलियन की क्वांटम जंप अर्थात काफी बड़े बदलाव का आह्वान किया गया है। यह विकासशील देशों के लिए वर्ष 2030 से पहले की अवधि में 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिवर्ष 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन देखें तो भारत अनुभव मंडपम से प्रेरित भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शैली के, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कौड़ार चक्र, नालंदा विश्वविद्यालय की छवि और तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला, बौद्धि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति, विधि संगीत विरासत, हिंदुस्तानी लोक संगीत, कर्नाटक भक्ति, ये सब देखने को मिला है। G20 की अध्यक्षता में परिवर्तन, तो भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को G20 अध्यक्ष का उपहार सौंपा है और जिन्हें आप देखिए 1 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नवीनतम भारत अमेरिका सहयोग, तो लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और दूर संचार बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं और भारत चीनी दूर संचार उपकरणों के उपयोग को
कम करने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बैठाते हुए अमेरिका के रिप एंड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन करता है। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए तथा उभरते क्षेत्र में विस्तारित सहयोग के माध्यम से भारत अमेरिका प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। और आप देखते हैं कि GE-F-414 जेट इंजन समझौता, अमेरिका ने हाल ही में भारत में GE-F-414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक वाणिज्यिक समझौते हेतु अधिसूचना प्रक्रिया पूरी की है। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम, जो अपनी घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। तो ये कहानी रही है G20 की। तो इसके बारे में इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को संगठनों के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं।